नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपके बीच राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज से संबंधित टॉपिक्स पर नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ। इसी श्रृंखला में आज मैं फिर आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज यूनिट्स इन केस ऑफ डिफेक्टिव मीटर्स। आइए देखते हैं एवरेज यूनिट्स की कैलकुलेशन या गणना डिफेक्टिव मीटर होने पर कैसे की जाती है। असेसमेंट इन केस ऑफ स्टॉप डिफेक्टिव बर्न लॉस्ट एंड स्टोलन मीटर हैज पर TCS 2021। मीटर यदि बंद हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए, जल जाए, गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो इस केस में टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सप्लाई 2021 के अनुसार किस प्रकार उसका असेसमेंट किया जाएगा, यह इस टॉपिक में बताया गया है। देखिए, if the meter stops working for any reason or the meter is stolen or lost or burned, the consumption of electricity for the period during which electricity has been consumed shall be calculated as follows। यदि मीटर किसी भी कारण से डिफेक्टिव हो जाता है तो उसका कंजप्शन किस प्रकार कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी गणना इस प्रकार दी गई है। ऑल कंज्यूमर्स एक्सेप्ट सीजनल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स। सीजनल इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को छोड़कर बाकी जो भी कैटेगरी के कंज्यूमर्स है उसकी यूनिट्स की कैलकुलेशन किस प्रकार की जाएगी। देखिए, द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शैल बी असेस्ड हैज द सेम फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर और द एवरेज कंजप्शन ऑफ द प्रीवियस 12 मंथ्स विच एवर इज हायर। इसका मतलब जो यूनिट्स निकाली जाएगी जिस भी महीने की, जिस भी बिल माह की में मीटर डिफेक्टिव हुआ है उसी बिल माह कॉरस्पॉन्डिंग मंथ में, मतलब उससे जो प्रीवियस ईयर गया उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग मंथ है उसके अंदर क्या यूनिट्स रही वो है, और प्रीवियस 12 मंथ उन दोनों में जो भी ज़्यादा होगी उसे एवरेज के रूप में यूनिट्स की गणना करने में काम लिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल समझेंगे। पहले एक बार सीजनल इंडस्ट्रीज कोड देख लीजिए। सीजनल इंडस्ट्रीज में यूनिट की कैलकुलेशन कैसे होगी। द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शैल बी असेस्ड हैज द सेम फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ प्रीसीडिंग सीजन और ऑफ सीजन हैज द केस मे बी। इसके अंदर जो प्रीवियस 12 मंथ्स के एवरेज है उसको नहीं निकाला जाता है, इसमें डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग मंथ को ही देखा जाता है। सीजन के महीने को सीजन के महीने से कंपेयर किया जाता है और ऑफ सीजन के महीने को ऑफ सीजन के महीने से कंपेयर किया जाता है। ये एक एग्जाम्पल देखिए, इससे बहुत आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे अप्रैल 23 से अक्टूबर 23 के महीने के अंदर किसी उपभोक्ता के 100 यूनिटों के बिल जारी होते हैं ओके स्टेटस में, मीटर ओके स्टेटस में। फिर ठंड के टाइम में 11वें महीने से फरवरी के महीने तक 10-10 यूनिट के ओके में बिल जारी होते हैं। फिर मार्च के अंदर एक 100 यूनिट का वापस ओके का बिल जारी होता है और अप्रैल के महीने में उसका मीटर मान लीजिए डिफेक्टिव हो जाता है। तो उसकी गणना किस प्रकार होगी देखते हैं। ऑल कंज्यूमर एक्सेप्ट सीजनल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर कंज्यूमर, इसमें कैसे गणना होगी। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024, अप्रैल 24 के अंदर उसका मीटर डिफेक्टिव हुआ था तो उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार होगी। कंजप्शन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मंथ अप्रैल 23, तो अप्रैल 23 के महीने में जो कंजप्शन आ रहा है उसको ले लेंगे। अप्रैल के महीने में जो अप्रैल 23 के अंदर 100 यूनिट का बिल जारी हुआ था तो ये, साथ में एवरेज कंजप्शन ऑफ प्रीवियस 12 मंथ्स अप्रैल 23 से मार्च 24 का जो उसके ओके के बिल गए थे, जो उनका कंजप्शन है उनका जोड़ लगाएंगे और 12 से भाग दे देंगे। तो इसके 840 यूनिट टोटल यूनिट्स के बिल गए थे पूरे 12 महीने में, भाग 12 कर देंगे तो 70 यूनिट आएगी। अब इन 100 यूनिट और 70 यूनिट इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो चार्जेबल होगा, विच एवर इज हायर, तो 100 यूनिट इज चार्जेबल। तो ये ऑल कंज्यूमर्स के केस में तो इस प्रकार से चार्जिंग बनेगी। अब सीजनल इंडस्ट्री हो तो उसमें कैसे होगा, उसके अंदर ये प्रीवियस महीने वाला जो क्लॉज है ये नहीं लगेगा, डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मंथ वाला लग जाएगा। तो अप्रैल 23 के अंदर 100 यूनिट्स गए थे तो यही चार्जेबल होगा इसके अप्रैल 24 के महीने में जिसमें मीटर डिफेक्टिव हुआ था। अब ये यूनिट्स जो अपन ने निकाली ये किस किस में काम आएगी। ऑल द चार्जेस सच हैज electricity charges, fuel surcharge, electricity duty, water conservation charges, urban cess, etc. will be calculated on this average unit।
तो ये जो एवरेज निकला, इन पे ये जितने भी प्रकार के चार्जेस लगते हैं, कौन से कंज्यूमर्स, चाहे डोमेस्टिक हो, एनडीएस हो, पीएसएल हो, एसआईपी हो, एमआईपी, ये जितने भी कंज्यूमर्स हैं इन सब के अंदर जो ये यूनिट्स निकल कर आती है उस पर ये सारे चार्जेस लगेंगे। दिस एवरेज यूनिट विल बी यूज नेक्स्ट ईयर हैज एवरेज मंथली कंजप्शन फॉर कैलकुलेशन ऑफ फिक्स चार्जेस। और फिक्स चार्जेस की कैलकुलेशन में भी अगले साल औसत मासिक उपभोग निकालने के लिए इन्हीं यूनिटों का काम लिया जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये एग्रीकल्चर कंज्यूमर जो होते हैं इनकी कैलकुलेशन कुछ अलग प्रकार से होती है, इसके अंदर कुछ डिफरेंट है, ये उन कंज्यूमर से अलग है, तो इसकी गणना थोड़ी समझने की आप प्रयास करें। टीसीएस के अनुसार द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शैल बी असेस्ड ऑन कनेक्टेड लोड बेसिस हैज फॉलोज। तो टीसीएस जो कहता है कंजप्शन किस प्रकार से निकालने के लिए कहता है एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स के अंदर, अक्टूबर से अप्रैल बिल मंथ के अंदर, रूरल एरिया में अक्टूबर से अप्रैल बिल मंथ के अंदर 6 यूनिट्स पर एचपी पर डे के हिसाब से लेंगे, और मई टू सितंबर में 4 यूनिट्स पर एचपी पर डे के हिसाब से लेंगे। और अर्बन एरिया के अंदर अक्टूबर टू अप्रैल 12 यूनिट्स पर एचपी पर डे के हिसाब से लेंगे, और मई से सितंबर के अंदर 8 यूनिट्स पर एचपी पर डे के हिसाब से लेंगे। ये यूनिट्स की कैलकुलेशन करने के लिए एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स के केस में टीसीएस कहता है। परंतु फिर भी इसके अलावा और क्या कहता है टीसीएस, प्रोवाइडेड दैट टिल टैरिफ फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्पेसिफाई फ्लैट रेट टैरिफ फॉर एग्रीकल्चर कंज्यूमर, द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन शैल बी चार्ज एट द रेट्स एप्लीकेबल टू द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लैट रेट एग्रीकल्चर कंज्यूमर। परंतु टीसीएस में एक बात और लिख दी है कि जब तक फ्लैट रेट टैरिफ के एग्रीकल्चर कंज्यूमर एग्जिस्ट कर रहे हैं और टैरिफ के अंदर फ्लैट रेट की टैरिफ शेड्यूल दी गई है, तब तक एग्रीकल्चर कंज्यूमरों में जो आप औसत की जो कैलकुलेशन करेंगे डिफेक्टिव मीटर होने के केस में, वह कॉरस्पॉन्डिंग फ्लैट रेट एग्रीकल्चर कंज्यूमर की भांति करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर इसमें फ्लैट रेट के हिसाब से इसकी बिलिंग करनी है अगर मीटर डिफेक्टिव हो जाता है तो। मीटर्ड कंज्यूमर्स की तरह नहीं करनी है, अनमीटर्ड कंज्यूमर्स की तरह करना है। दो प्रकार के कंज्यूमर्स होते हैं एग्रीकल्चर में, एक तो मीटर्ड कंज्यूमर्स होते हैं और एक फ्लैट रेट अनमीटर्ड कंज्यूमर्स होते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स का कोई भी मीटर डिफेक्टिव हो जाता है तो उस माह उसकी बिलिंग फ्लैट रेट एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स की भांति की जाएगी और उसके नियम उस पर लागू होंगे। यदि उपभोक्ता की यूनिट आती रहती है एग्रीकल्चर में, तो उसमें तो जो यूनिट रेट दिए हुए हैं वो जो ओके की बिलिंग हुई है उस पर यूनिट रेट के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। परंतु अगर डिफेक्टिव हो जाता है मीटर तो उसमें जो औसत लगेगा वह फ्लैट रेट एग्रीकल्चर कंज्यूमर की तरह लगेगा। अब उसमें यूनिट की कैलकुलेशन किस प्रकार होगी, ये यूनिट्स की इसमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है मैं बता दूं। वैसे तो इसमें पर एचपी के हिसाब से ही एनर्जी चार्जेस लगते हैं, फिक्स चार्जेस लगते हैं, परंतु ये यूनिट की जो ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और फ्यूल सरचार्ज जो लगता है वह इस यूनिट पर लगेगा, इसलिए इसमें यूनिट की ज़रूरत पड़ रही है। अब यूनिट कैलकुलेशन की जो नियम बताए गए हैं वो JPR 5 654 के अंदर बताए गए हैं। यदि एग्रीकल्चर उपभोक्ता ब्लॉक आवर सप्लाई में है, मतलब 6 घंटे की सप्लाई मिलती है उसको, उसका टैरिफ कोड 4000 है, तो उसमें मई टू सितंबर जो बिल मंथ है उसके अंदर 2.97 यूनिट्स पर एचपी पर डे के हिसाब से लेंगे, और अक्टूबर टू अप्रैल बिल मंथ के अंदर 4.7 यूनिट्स पर एचपी पर डे के हिसाब से लेंगे। मोर देन ब्लॉक आवर्स का अगर कोई एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स है जिसका टैरिफ कोड 4400 है, तो उसके अंदर मई टू सितंबर में 8 यूनिट्स पर एचपी पर डे लेंगे, और अक्टूबर टू अप्रैल के अंदर 12 यूनिट्स पर एचपी पर डे के हिसाब से लेंगे। द एवरेज यूनिट्स इन केस ऑफ डिफेक्टिव मीटर ऑफ एग्रीकल्चर कनेक्शन इज ओनली यूज फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एंड फ्यूल सरचार्ज। तो इन यूनिटों का जो मुख्यतः जो ये काम में आने वाले हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और फ्यूल सरचार्ज की कैलकुलेशन में काम आएंगे। Electricity charges and fixed charges shall be assessed on connected load basis as per tariff schedule of flat rate agriculture। और जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और फिक्स चार्जेस हैं वह फ्लैट रेट के हिसाब से ही लगेंगे। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर कंज्यूमर गेटिंग ब्लॉक आवर सप्लाई, किसी को ब्लॉक आवर सप्लाई 6 घंटे सप्लाई मिल रही है एग्रीकल्चर, तो उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार होगी देखें। कोई एग्रीकल्चर उपभोक्ता है जिसका लोड 10 HP है, 10 HP का उसने कनेक्शन ले रखा है, 1 महीने की अपन कैलकुलेशन करने वाले हैं। टैरिफ कोड उसका 4000 है और ब्लॉक आवर सप्लाई में है। तो अप्रैल के महीने की अपन बिलिंग देख रहे हैं मेनली, कि अगर अप्रैल 24 के अंदर उसका मीटर डिफेक्टिव हो जाता है तो उसका बिल किस प्रकार जारी करेंगे। कंजप्शन कैसे निकालेंगे, 30 डेज हैं अप्रैल में, 10 HP की कनेक्शन है, तो 4.7 यूनिट्स लेंगे, जिस अनुसार 1410 यूनिट आएगी। एनर्जी चार्जेस 10 HP पर 745 रुपये की रेट लगती है, तो पर HP पर मंथ के हिसाब से 7450 रुपये एनर्जी चार्जेस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अब ये 1410 यूनिट पर लगेगी, तो 4 पैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है एग्रीकल्चर कंज्यूमर पे, तो 56.40 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गई। फिर चार्जेस जो हैं 10 HP पर 30 रुपये पर HP पर मंथ लगता है, तो 300 रुपये हो गए। अब इस पर सब्सिडी देखिए, इस पर 660 रुपये पर HP पर मंथ के हिसाब से सब्सिडी मिल जाएगी, तो 6600 रुपये सब्सिडी मिल गई, तो मात्र 85 रुपये इस पर चार्जेबल रह जाता है कंज्यूमर पे, तो 10 HP पे 850 रुपये चार्जेबल रह गया। ईडी की कोई छूट नहीं मिलती, तो इस पर कोई सब्सिडी नहीं है, तो 56.40 चार्जेबल हो गए कंज्यूमर को। और सब्सिडी जो है 15 रुपये फिक्स कंज्यूमर से चार्जेबल रहते हैं पर मंथ के, पर कनेक्शन पर सर्विस के, और जो बाकी हैं वो सारी की सारी सब्सिडी में चल जाएगी। तो 300 रुपये इसके चार्जेस हैं, जिसमें से 15 रुपये इससे चार्जेबल रह जाएंगे, 285 रुपये सब्सिडी में चल जाएंगे, मात्र 15 रुपये चार्जेबल रह गए। तो इस प्रकार इसका बिल बनेगा 7806 रुपये 40 पैसे का बिल बनेगा, जिसमें 6885 रुपये की सब्सिडी चली जाएगी और 921.40 रुपये कंज्यूमर से चार्जेबल रहेगा। ये एग्जाम्पल था ब्लॉक आवर सप्लाई का। अब मोर देन ब्लॉक आवर सप्लाई का एक एग्जाम्पल देखते हैं। वही 10 HP का लोड है, टैरिफ कोड 4400 है, 1 महीने का अपन ने कैलकुलेशन देखी है इसमें। मोर देन ब्लॉक आवर सप्लाई का ये एग्जाम्पल है, अप्रैल का महीना ही लिया हूँ। डिफेक्टिव मीटर हो गया है 30 दिन के 10 HP, तो 12 यूनिट के हिसाब से चार्जेबल होगा, जिसके अनुसार 3600 यूनिट इससे चार्जेबल हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज हैं जो 895 रुपये पर HP पर मंथ लगते हैं, तो 10 HP पर 8950 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लग गई। इस पे 620 रुपये पर HP पर मंथ की सब्सिडी है, तो 6200 रुपये सब्सिडी में चले गए, और चार्जेबल अमाउंट 275 रुपये पर HP पर मंथ रह गए, तो 2750 रुपये चार्जेबल हो गया। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 3600 यूनिट पर 4 पैसे के हिसाब से 144 रुपये बनते हैं, इसकी कोई सब्सिडी नहीं है, तो ये चार्जेबल रह जाएगी। फिक्स चार्जेस जो हैं 60 रुपये पर HP पर मंथ रहता है, तो 10 HP पे 600 रुपये हो गए, और 20 रुपये पर सर्विस या पर कनेक्शन पर मंथ इसके चार्जेबल रहते हैं, और बाकी सारी सब्सिडी में चली जाती है, तो 600 माइनस 20 580 रुपये सब्सिडी में चले गए, और 20 रुपये चार्जेबल रहे। इस प्रकार इसका टोटल बिल तो बनेगा 96 से 94 रुपये का, जिसमें 6780 रुपये सब्सिडी में चले जाएंगे, और चार्जेबल अमाउंट 2914 रुपये रहेगी। तो इस प्रकार ये मोर देन ब्लॉक आवर सप्लाई की चार्जिंग बनती है। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। ये जो भी अपने चार्जेस देखे थे, ये जब प्रीवियस मंथ्स के कंजप्शन उपलब्ध हो तब के थे, और एग्रीकल्चर की चार्जिंग मैंने आपको बताई। अब देखिए आगे, इन केस ऑफ अदर देन एग्रीकल्चर कंज्यूमर, एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को छोड़कर, इन द इवेंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रीवियस पीरियड एनर्जी कंजप्शन रिकॉर्ड फॉर ऑल द प्रीवियस 12 मंथ्स, the consumer shall be billed provisionally on the basis of average consumption of whatever period available। अब ऊपर केस के अंदर यदि किसी महीने के अंदर किसी कंज्यूमर के 12 महीने से ज़्यादा का प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, कोई नया कनेक्शन हुआ है या कोई आरसी हुई है जिसके कारण मान लीजिए उसका प्रीवियस 12 मंथ्स का पूरा कंजप्शन नहीं है, तो अपन जो एवरेज बनाएंगे वह जितने भी पीरियड उसके पास अवेलेबल है पीछे, उसके अनुसार उसका एवरेज कैलकुलेट करके अपन उसका एवरेज कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये TCS कहता है। हाउएवर इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रीवियस पीरियड कंजप्शन रिकॉर्ड, अब मान लीजिए किसी का नया कनेक्शन हुआ या आरसी होता है और पहले के कोई कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं है और उसका मीटर डिफेक्टिव हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, द
Consumer shall be billed provisionally on the basis of 25% load factor on 8 hours used per day in case of domestic category and 50% load factor on 8 hours used per day for other categories, and the assessment shall be reviewed on the basis of average consumption of succeeding 6 months period after installation of correct meter and charge accordingly. डोमेस्टिक कनेक्शन में तो अपन क्या करेंगे, 1 किलोवाट के 2 यूनिट लेकर उसका प्रोविजनल बिल बना देंगे, और कोई अदर कैटेगरी का कनेक्शन है तो उसके अंदर अगर 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो उसमें 4 यूनिट के हिसाब से एक प्रोविजनल बिल अपन उसको बना के दे सकते हैं, यह कंज्यूमर से चार्ज किया जाता है। और फिर जैसे ही उसके एक नया करेक्ट मीटर लगा दिया जाएगा तो उसके जो 6 महीने का कंजप्शन आएगा, सक्सीडिंग 6 महीने करेक्ट मीटर लगने के बाद जो 6 महीने हैं उसके अनुसार ये जो प्रोविजनल बिल अपन ने जारी किया उसे यह विभाग जारी करता है तो उसे वह रिवाइज कर देगा, ये नियम कहता है। फर्दर इन केस वेयर सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग बेस ऑफ एवरेज इज दो अवेलेबल but there is increase decrease of contract demand connected load, then the average be charged on proportionate basis of contract demand and connected load। यदि किसी उपभोक्ता का बीच में कॉन्ट्रैक्ट डिमांड या कनेक्टेड लोड घटता है या बढ़ता है तो उसका एवरेज भी उसी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे घटा या बढ़ा दिया जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ सीजनल कंज्यूमर in the event of non-availability of record of previous period, the assessment shall be reviewed on the basis of consumption recorded by the correct meter for the consumption period of succeeding season or off season for the period meter remains stopped। सीजनल बिजनेस जो होते हैं उसके अंदर प्रीवियस 12 मंथ्स का तो अपन लेते ही नहीं है, उसके अंदर तो क्या लेते हैं, डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग मंथ लेते हैं। अब मान लीजिए पीछे की कॉरस्पॉन्डिंग मंथ ही नहीं है तो फिर जब जैसे ही करेक्ट मीटर लग जाएगा तो वो जो भी सीजन या ऑफ सीजन होगा उसका जो भी रीडिंग आएगी करेक्ट मीटर की उसके अनुसार इसके जो डिफेक्टिव का जो पीरियड है उसका एवरेज चार्ज कर लिया जाएगा। टेम्परेरी कनेक्शन में एवरेज की कैलकुलेशन कैसे होगी? इन केस ऑफ टेम्परेरी connection, the consumption shall be assessed by considering 80% load factor on 12 hours use per day unless it is for the continuous running process where it shall be 24 hours use per day। टेम्परेरी कनेक्शन में अगर कोई व्यक्ति 1 किलोवाट का कनेक्शन लेता है तो उसके अंदर 12 घंटे पर डे का यूज मानते हुए 80% लोड फैक्टर से चार्जिंग होगी, मतलब 9.6 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से उसके पर डे की चार्जिंग कर ली जाएगी। यदि वह उपभोक्ता 24 घंटे काम में लेता है अपनी सप्लाई तो फिर उसकी 24 यूनिट्स पर डे के हिसाब से चार्जिंग बनेगी। टेम्परेरी कनेक्शन के लिए चेक मीटर, इफ द मेन मीटर स्टॉप्स वर्किंग एंड द चेक मीटर वेयर एवर प्रोवाइडेड बाय द निगम इज फंक्शनिंग, द कंज्यूमर शैल पे द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ चेक मीटर। कभी कभार चेक पॉइंट के लिए निगम चेक मीटर भी कहीं कहीं किसी उपभोक्ता के इंस्टॉल कर देता है। यदि उसका मेन मीटर डिफेक्टिव हो जाता है और चेक मीटर कार्य कर रहा होता है तो कंज्यूमर को चेक मीटर के हिसाब से एनर्जी चार्जेस का पेमेंट करना होगा यदि चेक मीटर लग रहा है तो। आगे देखते हैं सिक्योरिटी टूवर्ड्स मीटर। In case of a stop defective inaccurate meter, the Nigam shall inspect and replace the meter at its cost। यदि मीटर जो है स्टॉप हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है या इनएक्यूरेट हो जाता है तो निगम उस मीटर की जांच करवाएगा और यदि वह पाता है कि हाँ ये स्टॉप डिफेक्टिव इनएक्यूरेट हो चुका है तो वह उसे रिप्लेस कर देगा अपनी कॉस्ट पर। उपभोक्ता से किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी चार्ज नहीं की जाएगी मीटर चेंज करने के लिए। In case of defective meter is due to causes attributable to the consumer, the necessary charges shall be recovered from the consumer। अगर ये साबित हो जाता है कि ये मीटर जो डिफेक्टिव हुआ है कंज्यूमर की फॉल्ट के कारण हुआ है तो फिर जो भी नेसेसरी चार्जेस है, जैसे वर्तमान में सिंगल फेज पे 900 रुपये और 3 फेज पे 2500 रुपये जो सिक्योरिटी है वह उपभोक्ता से चार्जेबल होगी। इन केस ऑफ बर्न्ड मीटर the deposited security towards meter shall be forfeited and fresh security shall be deposited for replacement of meter। TCS के अनुसार यदि मीटर जल जाता है तो जो उपभोक्ता ने सिक्योरिटी जमा करवा रखी है मीटर
के अगेंस्ट में वो फॉरफिट कर ली जाएगी और उसे पुनः फ्रेश सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। परंतु यदि इट इज एस्टेब्लिश दैट द मीटर इज बर्न ड्यू टू कॉजेज एट्रीब्यूटेबल टू निगम, द निगम शैल इंस्पेक्ट एंड रिप्लेस द मीटर एट इट्स कॉस्ट। परंतु अगर ये साबित हो जाए कि जो मीटर जला है वह निगम की गलती से जला है, तो मीटर की कॉस्ट उपभोक्ता नहीं भुगतेगा, वह निगम को ही भुगतनी होगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दूं कि एलटी की लाइन पर कभी कभार फॉल्ट आने के कारण एसटी की लाइन गिर जाए और उससे मीटर उपभोक्ता का जल जाता है, तो ऐसे केसेस के अंदर निगम उसे अपनी कॉस्ट पर मीटर बदल के देता है। लॉस्ट मीटर, इन केस ए मीटर इज लॉस्ट और स्टोलन, मीटर गुम जाता है या चोरी हो जाता है फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के प्रीमाइसेस से, द कंज्यूमर शैल रिपोर्ट सच मैटर इन द पुलिस स्टेशन, तो उसे एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी पुलिस स्टेशन पे, एंड हिज एग्जिस्टिंग मीटर सिक्योरिटी शैल स्टैंड फॉरफिटेड, और जो उसने मीटर सिक्योरिटी जमा करा रखी है वह फॉरफिट हो जाएगी। द सप्लाई शैल बी रिस्टोर्ड बाय द निगम आफ्टर ऑब्टेनिंग फ्रेश मीटर सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मीटर, तो उपभोक्ता को फ्रेश मीटर्स की सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी, उसी के बाद उसके नया मीटर इंस्टॉल किया जाएगा। Wherever the meter is installed by the Nigam at the pole or panel installed by licensee on the road is lost or stolen, यदि निगम ने कोई पैनल इंस्टॉल कर रखा है बाहर प्रीमाइसेस से बाहर, कंज्यूमर के प्रीमाइसेस से बाहर, या पोल पर मीटर इंस्टॉल कर देता है निगम, और वो है अगर चोरी या लॉस हो जाता है तो निगम उसे अपनी कॉस्ट पे चेंज करके दे, उपभोक्ता से ये मीटर सिक्योरिटी चार्जेबल नहीं होगी। कुछ और पॉइंट्स बताएं आपको। मीटरिंग इन ईच केस शैल बी प्रोवाइडेड ऑन ग्राउंड फ्लोर ओनली, मीटरिंग इक्विपमेंट शैल प्रेफरेबली बी नियर द एंट्रेंस ऑफ द प्रीमाइसेस और एट द नियरेस्ट पोल, पिलर, बॉक्स एंड इजीली एक्सेसिबल। उपभोक्ता को चाहिए कि वह हमेशा मीटर ऐसी जगह लगवाएं जो इजीली एक्सेसिबल हो, जहां पे मीटर रीडर इजीली उसकी रीडिंग ले जा सके, इजीली मीटर की रीडिंग चेक हो सके, तो हमेशा उपभोक्ता को मीटर ऐसी जगह ही लगवाना चाहिए, एवं निगम भी ऐसी ही जगह मीटर लगाता है। मीटर कभी भी ऐसी जगह ना लगवा लें जहां से इजीली एक्सेसिबल नहीं हो, जिसके कारण फिर मीटर की जो है रीडिंग लॉक में जारी हो रही हो, तो वह ज़्यादातर उपभोक्ताओं को परेशानी का सबब बन जाता है। इसलिए कभी भी ऐसी जगह मीटर ना लगवाएं जिससे कि परेशानी भुगतनी पड़े। इफ एट द टाइम ऑफ टेकिंग रीडिंग द कंज्यूमर प्रीमाइसेस इज फाउंड लॉक्ड और द मीटर इज अदरवाइज इनएक्सेसिबल, द निगम में रिकवर चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 4 months एवरेज कंजप्शन। यदि फिर भी उपभोक्ता ने मीटर को ऐसी जगह लगवा लिया जहां से वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, घर ज़्यादातर बंद रहता है और मीटर रीडिंग नहीं ली जा सकती है, तो ऐसे केस में निगम जो बिल जारी करेगा, एवरेज का बिल जारी करेगा, और वो एवरेज जो लेगा वह कौन से होंगे, प्रीवियस 4 months एवरेज, प्रीवियस 4 months जो हैं उसको एवरेज के रूप में यूनिट्स को लेगा और उसके अनुसार उसको बिल जारी करेगा। ये टीसीएस कहता है। On the meter becoming accessible for reading, the Nigam may recover charges on the basis of actual consumption of electricity and adjust the sum already recovered on the average basis. और जैसे ही मीटर रीडर को, निगम को रीडिंग एक्सेसिबल हो जाएगी तो वह उस पूरे पीरियड का बिल, एक्चुअल जो कंजप्शन आई उसका बिल बना देगा, और जो ये एवरेज के रूप में आपसे चार्ज करा था उसे एडवांस मानते हुए अगले बिल में एडजस्ट कर देगा। जिस भी बिल के अंदर पूरी रीडिंग का, कंजप्शन का बिल बनता है उसमें वह एडजस्ट कर दिया जाएगा। इफ द मीटर रिमेन्स इनएक्सेसिबल इन द नेक्स्ट बिलिंग साइकिल ऑल्सो, द निगम में सर्व ए नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 15 days फॉर फैसिलिटिंग द रीडिंग ऑफ द मीटर। यदि मीटर रीडर को नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में भी अगर आपका मीटर इनएक्सेसिबल मिलता है, डोर लॉक मिलता है, तो निगम आपको 15 दिन का नोटिस देगा कि रीडिंग उपलब्ध करवाएं। उपभोक्ता को नोटिस देगा कि भाई रीडिंग उपलब्ध करवाओ।
The Nigam may discontinue supply of electricity if the consumer fails to comply with the notice for not providing excess of meter reading without prejudice to recover the amount due till then. यदि उपभोक्ता उस नोटिस के बाद भी अगर निगम को रीडिंग उपलब्ध नहीं करवाता है तो निगम के पास ये राइट्स हैं कि वह आपका कनेक्शन काट देगा और आपका कनेक्शन रिकनेक्ट जब भी किया जाएगा जब आपका मीटर एक्सेसिबल होगा और ऐसी जगह लगवा लिया जाएगा जहां से हमेशा एक्सेसिबल रहे। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दिया गया निगम की नियमों के प्रति जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो जो मेरे द्वारा बनाई जा रही है पसंद आ रही होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे और प्रेरणा मिलती रहे आपको और नए नए वीडियोस निगम के रूल्स रेगुलेशंस के प्रति बनाकर आपको देता रहूँ। थैंक यू।